प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हमारी जिंदगी के ऊपर अक्सर प्रभाव पड़ता है। हम प्रेजेंट में रहते हैं पर हम सोचते रहते हैं हमेशा अपने पास्ट के बारे में या दुखी रहते हैं अपने पास्ट को लेकर, और फ्यूचर की तो चिंता हमें हमेशा ही लगी रहती है। आज ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। अब अगर आपको ऐसा बोला जाए कि यार तुम्हें ना अगर मौका मिले कि तुम पास्ट में एक बार जाओ और कोई एक ऐसी चीज या कोई एक ऐसी गलती जो तुम सुधारना चाहो तो वो कौन सी होगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज हम करने वाले हैं द थर्ड लेवल चैप्टर का कंप्लीट समरी, प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो द थर्ड लेवल चैप्टर जो हमारा है ये इतना प्यारा चैप्टर है, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें एंडिंग जो दिया है ना चैप्टर का, वो आपका दिमाग बिल्कुल बौखला के रख देगा, खराब करके रख देगा। आज अगर आपने ये चैप्टर का समरी जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं, जो भी मैं बता रही हूं, ये वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आज के इस लेक्चर को आपने अच्छे से देख लिया तो काफी सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे और वो चीजें भी अपने आंसर्स में लिख पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा चैप्टर को और फिर खुद से रीड तो आप कर ही सकते हैं, जो करना जरूरी भी है, हमें करना चाहिए भी। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे पोएट के बारे में। तो हमारे पोएट जो यहाँ पर हैं वो आपको इनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, प्यारी सी एक तस्वीर लगी है हमारी जैक जी की। नेम है उनका जैक फिने, बॉर्न 2 अक्टूबर 1911। हम दोनों का बर्थडे सेम दिन आता है मतलब, ठीक है, बट ये थोड़ा सा पहले, मैं थोड़ा सा बाद में। ये 1911 में 1995 यूएस में इनका जन्म हुआ था। डाइड 14 नवंबर 1995। 14 नवंबर की उनकी डेथ हुई थी, मतलब जब मैं पैदा हो गई तब चले गए। ग्रीन ब्रे कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। अवार्ड्स इनको जो मिले वो है वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड, लाइफ अचीवमेंट, मूवीज इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स एंड दी इन्वेजन। तो इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस आपको अगर पता होना चाहिए तो वो एक चीज का कि हमारे राइटर का नाम क्या है, यहां से ही सवाल आता है। इससे ज्यादा सवाल आता है एज इन आप जब आंसर्स लिख रहे हैं तो आप इनके नाम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पर सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि चैप्टर आखिरकार है किस बारे में। तो मैं आपको थीम बताऊंगी सबसे पहले चैप्टर का। ठीक है, थर्ड लेवल का जो थीम है ये कहानी है दैट वीव्स टुगेदर अ psychological journey of the narrator into past, present and move towards future। कहीं ना कहीं हमारे यहां पर इसका जो कैरेक्टर है, जो नैरेटर है कहानी का, चार्ली, वो क्या करता है, वो इंसान ये आपको ही बताना पड़ेगा कि यार वो सच में सपना देख रहा था या वो सच था। ठीक है, अभी हम अगर ऐसा मान के चले तो कहीं ना कहीं वो एक सपना देख रहा था, एक साइकोलॉजिकल हम बोल सकते हैं जर्नी है, एक माइंड की एक यात्रा है, एक जर्नी है ऑफ द नैरेटर की, कि वो ट्रैवल कर रहा है पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। टाइम ट्रैवलिंग सुना है ना, है ना, टाइम मशीन जैसी चीज सुनी है कोई कि भाई वो हमें पास्ट में ले जाती है। बहुत सारी मूवीज भी ऐसी है जो टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर है। तो टाइम ट्रैवलिंग की बात बेसिकली की गई और एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। साइकोलॉजिकल जर्नी एज इन कि आप रियल में नहीं जा रहे हो बट आपका माइंड जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, मानव प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है क्या, टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, कि हम लगातार हमेशा अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करते रहते हैं। पास्ट के बारे में सोच के दुखी होते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहते हैं और प्रेजेंट को बर्बाद करते रहते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर स्ट्रेटेजिकली एंड ऑर्गेनिकली इंटरकनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं हम देखिए ये चीजें कनेक्टेड होती भी हैं। पास्ट में कोई गलतियां की होंगी, प्रेजेंट में वो दुख देंगी, और अगर प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जिया, वो गलतियां नहीं सुधारी, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर हमारा खराब हो जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कनेक्टेड तो ऑब्वियसली होता ही है। हम आज कैसे हैं हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है कि पास्ट में हमने क्या क्या किया जो हम आज यहां पर खड़े हैं, और आज हम क्या कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि भाई हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आज मेहनत कर लेंगे तो फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि यार ये चीजें कनेक्टेड होती है। अब हमारा जो कैरेक्टर है ना चार्ली वाला, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में मूव कर रहा है क्योंकि ये दिमाग से बिल्कुल टेंशन में है, बहुत प्रॉब्लम्स में है, परेशानी में है। पहले के जमाने के लोग बढ़िया होते थे, आराम से सारा दिन बीत जाता था, कोई कंपटीशन नहीं था, इतना पैसा कमाने की होड़ नहीं लगी हुई थी।
अब तो पैसा कमाने की इतनी होड़ लगी हुई है कि हम सोचते ही नहीं है ना। युद्ध इतने ज्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने पे लगे हुए हैं, हाल बुरा कर रखा है हम लोगों ने। Man is mortal and has many good and bad aspects of life like love, profit, loss, good, bad, etc. अब मनुष्य अमर तो नहीं है ना, नाशवान है, और बहुत सारे अच्छे और बुरे पहलू, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू जो है जिंदगी के, जैसे प्यार, प्रॉफिट, लॉस, फायदा, नुकसान, अच्छा बुरा, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में आएंगी और जाएंगी। ऑल दीज एस्पेक्ट्स टेंड टू अफेक्ट द ह्यूमन माइंड। और ये चीजें, प्यार हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, राइट? Then existential worries act like a catalyst for making the human mind constantly move between। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो एक्सिस्टेंशियल वरीज है, ये जो प्रॉब्लम्स है, अच्छी बुरी, प्रॉफिट लॉस, लव वाइफ, जो भी हमारी लाइफ के अंदर है, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। मतलब ये प्रोवोक करती है, उस चीज को बढ़ाती है, फॉर मेकिंग द ह्यूमन माइंड कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन, कि भाई हमारा माइंड लगातार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ट्रैवल करता रहता है, सोचता रहता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पास्ट को भूल जाए या प्रेजेंट के बारे में ना सोचे या फ्यूचर के बारे में ना सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते ना यार भूल जाओ, उसे कैसे भूल जाऊं, है ना। सो थर्ड लेवल भी एक चैप्टर, पूरी स्टडी है किसके ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, कॉट इन दिस साइकिल ऑफ टाइम, जो इस समय के चक्र में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मेन थीम बताया मैंने आपको इस चैप्टर का कि बेसिकली ये चैप्टर हमारे दिमाग की स्टडी है, जो किस तरीके से समय के चक्र में खोया हुआ है। मनुष्य के जीवन में अच्छे बुरे, हंसते खेलते, फायदे नुकसान, अनेक प्रकार के दिन आते हैं, पर वो किस प्रकार से हमारे दिमाग पर असर डालते हैं, इसी के बारे में ये चैप्टर है। यहां पर हमारा जो चार्ली नाम का कैरेक्टर है, वो भी एक साइकोलॉजिकल जर्नी पर है, ठीक है, कि दिमाग में उसने बना लिया है कि मैं यहां गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। बाकी लोगों को जब वो बताता है तो वो बोलते हैं ये तो सपना देख रहा है। आइए शुरू करते हैं इसी नोट पे इस चैप्टर की समरी को। तो मतलब उसी का आगे का ये है कि जब लोग जो है प्रेजेंट टाइम में भागना चाहते हैं प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, ठीक है, उन्हें लगता है कि जो जिंदगी है 50 और 60 साल पहले, मतलब 50 से 60 साल पहले, उन्हें लगता है कि जिंदगी बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है, रिलैक्स थे लोग। तो इसीलिए आजकल के जो लोग हैं वो पुराने जमाने में जाना चाहते हैं कि यार पहले का समय कितना अच्छा हुआ करता था, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। द नैरेटर चार्ली, देखो 3 कैरेक्टर्स मेन है, एक तो चार्ली, एक चार्ली की बीवी और एक सैम, उसका साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो बहुत मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी। आइए। The narrator Charlie believes that there are 3 levels at the Grand Central Station when in reality there are only 2। तुम मान लो, मम्मा को जाके ये बोलो कि मम्मी आज तो मैं अपने छोटे भाई से मिला। तुम्हारी मम्मी कहेगी बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, कौन से छोटे भाई से तू मिल लिया। अब तुम्हारे घर में मान लो 2 फ्लोर है और तुम मम्मी को बोलो मम्मी आज मैं 3रे फ्लोर पे गया अपने घर के, क्या बढ़िया फ्लोर है यार, आपने इतना अच्छा बनाया हुआ है। मम्मी कहेगी हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा पागल हो गया क्या, घर की 2 ही मंजिल है, ये 3री पे कहां चला गया। पागल बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? बोलेंगी ना, डॉक्टर के लेके जाएंगी ना कि क्या हो गया मेरे बेटे को। यहां पर भी चार्ली क्या कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल है। 3 लेवल का मतलब बेटा ये है कि देखो यार, 3 लेवल का मतलब 3 फ्लोर मान लो कि भाई एक तो नॉर्मल, एक और बना हुआ है नीचे और एक और नीचे बना हुआ है, इट्स लाइक वो 3rd लेवल। अब सबका कहना है कि तुम किसी प्रेसिडेंट से पूछ लो, तुम किसी भी इंसान से पूछ लो, किसी भी चीज पर रख के कसम खिलवा लो, सब यही बोलेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल है, पर मैं कहता हूं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल है, क्योंकि मैं जाके आया हूं और ये ना सबसे बड़ा स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है, ठीक है। आप एक बार अगर इस स्टेशन में घुस गए ना तो निकलना मुश्किल है आपका, आपको पता ही नहीं आप कहां जाके निकलोगे। तो हर बार जब भी आप स्टेशन पे जाते हो तो कोई एक नई जगह जाके निकलते हो, कोई नए गलियारे, नए कॉरिडोर्स ही आपको मिलते हैं, इतना बड़ा स्टेशन है ये, ठीक है। तो वो कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के रियलिटी में तो 2 ही लेवल है, पर मैं कह रहा हूं कि ये 3 लेवल है।
He claims that he has been on the third level. वो कह रहा है मैं तीसरे वाले लेवल पे गया हूं यार ग्रैंड सेंट्रल के। तो मानो मेरी बात, 3 लेवल है। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ही फोटो है जो आपको यहां दिख रही है। His psychiatrist friend Sam Weiner explains that it is a waking dream wish fulfillment. अब वो ये बात आके अपने दोस्त वो उसको साइकियाट्रिस्ट को बताता है, सैम को, कि देख यार दोस्त, सुन मेरी बात, मुझे ऐसा, मैं ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया और वहां पे 3 लेवल है। तो उसका दोस्त बोलते है भाई ये तो तू दिन में सपने देख रहा है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कौन से सपने? आपके दिल के अंदर कोई एक विश है, कोई एक डिजायर है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, और आप उसके बारे में इतना सोचते हो, या आपको पता भी नहीं है कि आपके दिल में कोई एक ऐसी इच्छा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक ऐसी इच्छा है, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूं। तो आप दिन में सपने देख रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो रियलिटी है कि वो सपना है। उसका दोस्त बोल रहा है ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि तुम्हारे अंदर जो इच्छा है तुम उस इच्छा को पूरा करना चाहते हो, और ये दिन में तुम सपना देख रहे हो, इट्स नॉट द रियलिटी। ठीक है, डॉक्टरों के पास जाओ, कोई नई बीमारी बता ही देते हैं वो। एंड दैट चार्ली इज हेल्यूसिनेटिंग, और बोले कि तू हेल्यूसिनेट कर रहा है। हेल्यूसिनेट मतलब जो चीज सामने नहीं है, ठीक है, पर तुम्हें लग रहा है कि वो सामने है, दैट इज हेल्यूसिनेशन, कि तुम सपना देख रहे हो और उसको रियलिटी मान रहे हो, वो होता है हेल्यूसिनेशन। ठीक है, तो वो सिंपल भाषा में बोल, भाई नशे कर रखेगा तूने, हैं सपने देख रहा है क्या दिन में? कौन सा, क्या कर रहा है तूने ये? He also says that Charlie is unhappy and wants to escape from the modern world full of fear, war, worry, insecurity and other problem. अभी पता है यहाँ क्या होता है? चार्ली उसको साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि ना तू इस दुनिया से खुश नहीं है, तू अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तो चार्ली की बीवी को बुरा लग जाता है, वो दिल पे ले लेते कि हाय हाय मेरे साथ खुश नहीं है क्या ये? फिर उसका दोस्त एक्सप्लेन करता है कि अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि चार्ली अनहैप्पी है और वो इस दुनिया से दूर जाना चाहता है, क्योंकि ये जो दुनिया है इसके अंदर बहुत डर है, बहुत सारे वॉर हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, परेशानियां हैं, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर लिखने में काम आएगी, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक का, ठीक है, कि चार्ली इसीलिए इस दुनिया से दूर जाना चाहता है क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है प्रॉब्लम परेशानी से, और वो पुराने 50-60 साल पहले जाना चाहता है जब कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। He claims that his habit of stamp collecting is also a temporary escape from our painful reality. अब क्या किया करता था चार्ली स्टैंप कलेक्ट किया करता था, ठीक है। स्टैंप कलेक्शन का मतलब क्या है? देखो पुराने में लोग क्या किया करते थे, फर्स्ट डे कवर नाम से एक चीज होती है। क्या होता है ये फर्स्ट डे कवर? मेरी बात सुनो, पहले क्या हुआ था करता था, या जो भी लोग स्टैंप कलेक्ट करते हैं ना, स्टैंप आपने देखा होगा अपन एनवेलप वगैरह पे लगा के पोस्ट करते हैं, तो कोई भी स्टैंप, अलग अलग स्टैंप इशू होती है ना, कोई भी स्टैंप मान लो आज इशू हुई है, तो ये जो स्टैंप वगैरह कलेक्ट करते हैं ना लोग, जिनकी ये हॉबीज होती है, वो क्या करते हैं, उसी दिन पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एक खाली एनवेलप लेते हैं, उसमें एक खाली पेपर डालते हैं, और उसके ऊपर वो जो स्टैंप इशू हुई है उस दिन वो स्टैंप लगाते हैं, और उस एनवेलप को खुद को ही पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो उसको खुद को पोस्ट करते हैं तो उस पे पोस्ट ऑफिस का ठप्पा लग जाता है, जिससे डेट कंफर्म हो जाती है कि इस तारीख को ये वाली स्टैंप इशू हुई थी। और फिर उनके घर पे जब वो एनवेलप आता है तो वो उसे रख लेते हैं, खोलते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अंदर खाली कागज है। इस तरीके से वो स्टैंप्स कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट डे कवर कहलाते हैं। तो वो कहते हैं ये जो तेरा स्टैंप कलेक्ट करने का हॉबी है ना, ये भी तेरा क्या है, एक जरिया है इस मॉडर्न वर्ल्ड से दूर भागने का, एस्केप करने का। तो चार्ली बोलता है यार ऐसा क्यों, मेरे दादाजी से मिला है मुझे ये, दादाजी के टाइम में तो बड़ी शांति थी, कोई वॉर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये सब बकवास मत कर तू मेरे सामने, दोस्त को बोलता है वो। One night Charlie worked late at the office and was in a great hurry to get to his apartment with Lisa, his wife. अब एक दिन की बात है जब ये सब कैसे शुरू हुआ। एक दिन चार्ली ऑफिस से निकला, लेट हो गया घर जाने के लिए, और उसको जल्दी थी कि मुझे तो जल्दी से अपनी बीवी के पास पहुंचना है, लीसा नाम है उसकी बीवी का।
ठीक है, तो उसने सोचा यार कि अभी मैं बस से जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मेट्रो ले लेता हूं टाइप्स। ठीक है, he decided to take the subway from the Grand Central Station। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया सबवे लेने के लिए। जो सबवे क्या होती है, ये वो वाली ट्रेन होती हैं जो मतलब अपने ही सिटी के अंदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाती हैं। ठीक है, तो उसका जो घर था वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, तो वहां तक जाने के लिए उसने सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगा, ट्रेन ले लेता हूं। He turned into the station from Vanderbilt Avenue। Vanderbilt Avenue जो है वहां का, ये Vanderbilt Avenue है वहां का। ठीक है, तो वो यहां से टर्न ले लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए एंड वेंट डाउन टू द फर्स्ट लेवल। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे घुसा, नीचे फर्स्ट लेवल पे चला गया। देन ही वॉक्ड डाउन टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद वो और नीचे गया तो सेकेंड लेवल आ गया। ठीक है, स्टूप्ड डाउन टू एन आर्क्ड डोरवे। और उसके बाद क्या हुआ, एक गलियारा सा आया, एक टनल टाइप का आया, एक डोरवे आया। ठीक है, एक मोड़ आया समझ लो। ठीक है, आर्क्ड होता है इस तरीके का। ठीक है, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। जब वो इसके अंदर गया, इस गलियारे के अंदर जब वो घुसा, हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे की तरफ जाने के लिए, एंड गॉट लॉस्ट, वो वहां पर गुम गया। ठीक है, द कॉरिडोर स्टार्टेड एंगलिंग लेफ्ट। अब वो जिस गलियारे में घुसा ना, जिस डोरवे में वो घुसा, वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा था। ठीक है, ऐसे लेफ्ट की तरफ जा रहा था मान लो वो गलियारा। He couldn't see anyone there and all he could hear were his own footsteps sound। अब वहां पे उसे कुछ नहीं दिख रहा, केवल खुद के पैरों की आवाज आ रही है, कोई राम का बंदा नहीं है वहां पे। Then he heard a hollow roar ahead which meant open space and people talking। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे थोड़े से ऐसे कई दूरी से ना आवाज आ रही है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो उसे लगा हाँ हाँ आगे जनता है, कुछ लोग हैं आगे। तो आगे कुछ लोग बात कर रहे थे और ओपन स्पेस था। द टनल देन टर्न्ड लेफ्ट। और टनल में एकदम से लेफ्ट टर्न आता है जिसमें वो घुसा हुआ है। He went down the stairs and got to the third level at the Grand Central Station। तो वहां पर क्या हुआ, वो वहां पर जैसे ही उन सीढ़ियों से उतरा, वो पहुंच गया थर्ड लेवल पर। अब उसे तो लग रहा है वो सच में पहुंच गया थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तो केवल 2 ही लेवल है। तो अब क्या, दिस लेवल लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर लेवल्स। ये लेवल बाकी जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है ना, जैसे फर्स्ट लेवल तो ऐसा दिखता था, इस तरीके का दिखता है वो, पर जो थर्ड लेवल जहां वो पहुंचा बेटा, वो बहुत अलग दिखा करता था। वहां पर अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैंने बोला तुम्हें बहुत बड़ा है, बहुत सारी टिकट विंडोज है वहां पर जो थर्ड लेवल में ये गया ना, वहां पर इतनी टिकट विंडोज नहीं है, वहां पर इतनी टिकट विंडोज नहीं है, वो छोटा है। ग्रैंड सेंट्रल तो बहुत बड़ा है पर ये वाला तो छोटा है। एंड देयर वर लेस नंबर ऑफ टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। टिकट विंडोज जहां से आप टिकट लेते हैं वो भी कम है, ट्रेन गेट्स भी कम है। द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज वुड। जो वो जानकारी वाला केंद्र नहीं होता है, वो भी लकड़ी का बना हुआ है, पुराने जमाने का दिखने वाले स्टाइल का है। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ओपन फ्लेम गैस लाइट इस तरीके की लाइट है वहां पे, तो मतलब वो बहुत पुराने जमाने में पहुंच गया वो तो। एंड ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर। ये दिख रहा है तुम्हें, ये लोग बैठे हुए यहां पर, ये एक छोटी सी चीज रखी हुई है, पीकदान बोलते हैं, ब्रास के होते थे ये, तो वो रखे हुए हैं। तो ये तो पुराने जमाने में ही होते थे, अभी तो नहीं होते हैं ये। Everybody at that level was dressed in late 19th century। अब वो देखता है कि सबने 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे ऐसे ड्रेस हुआ करते थे ना, टोपी लगाना, लंबे लंबे गार्डियन कोट्स पहनना, ठीक है, जेब में वो एक घड़ी टाइप की रखना, सबने वैसे तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। लंबी लंबी दाढ़ी, अजीब अजीब सी, ये यहां से पूरे साइड बर्न्स, लंबे लंबे, लंबी लंबी मूछें। To be sure, he glanced at the world newspaper। अब वो ये सोचा कि यार मैं कैसे पता करूं कि मैं सच में कहीं और तो नहीं आ गया हूं। तो वो वहां पे ना एक अखबार का पूरा स्टैक रखा होता है, उस पे जाता है, देखता है, तो वो अखबार का नाम होता है दी वर्ल्ड, जो अब पब्लिश होना ही बंद हो गया था, उस जमाने में ही पब्लिश हुआ करता था। और उसके ऊपर तारीख थी जून 11, 1894। दी वर्ल्ड नाम से न्यूज़पेपर था। और उसके ऊपर जो स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी, जो उस समय में प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब नहीं है। तब उसे यकीन हुआ कि ओ बेटे,
मैं तो पहुंच गया थर्ड लेवल पे, मैं तो पुराने जमाने में आ गया मैं तो। वो तो खुश हो गया क्योंकि उसे इस जमाने से तो बड़ा वो लगा करता था। तो वो सोचा अब तो मैं जाऊंगा, अपने दादा के घर जाऊंगा, गेल्सबर्ग जाऊंगा, यहां से ट्रेन ले लेता हूं मैं बढ़िया, अपनी बीवी के लिए और अपने लिए टिकट ले लेता हूं। अब he turned towards the ticket window to buy 2 tickets. वो टिकट विंडो के पास गया 2 टिकट लेने के लिए अपने और अपनी बीवी के लिए कि मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा इलिनॉय। इन 1894 में पहुंचा था ना वो, with the war still years ahead, जहां पर अभी तक कोई वॉर होना नहीं था। तो वो शांति भरा इलाका था, बिल्कुल समय था बिल्कुल। He wanted to go back to a peaceful world free of war and stress. वो एक ऐसे जिंदगी दुनिया में वापस जाना चाहता था जो ये युद्ध से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से बिल्कुल खत्म हो, दूर हो। The clerk at the ticket counter refused to accept the money bills that Charlie offered. अब पुराने जमाने में करेंसी भी तो अलग होती थी। अब तुम्हें कोई पुराने 1000 के 500 के नोट देने लगे तो तुम लोगे क्या? नहीं लोगे ना। तो वहां पर भी उसके पास पुरानी करेंसी थी जो कि वहां पर उस क्लर्क ने लेने से मना कर दिया और उसको घूर भी रहा था कि मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? तो वो चार्ली वहां से खिसक लिया, बोले अरे ये मेरे को फालतू में जेल में डाल देगा भाई। ठीक है, पुराने जमाने के, क्योंकि अब चार्ली के पास तो नए जमाने के नोट थे, उन्हें पुराने जमाने के चाहिए। पुराने जमाने के बंदे को थोड़ी पता है कि आगे जाके ये नोट चलने वाले हैं, है ना। तो वो भाग लिया वहां से, बोला अरे यहाँ पे फालतू पनिशमेंट मिल जाएगी मुझे जेल में। तो 1984 में भी जेल कौन सा अच्छा होता है। 1894 में बार बार वो बोल रही हूँ। Charlie left as fast as he could and the next day he bought $300 worth of old style currency. चार्ली वहां से भाग गया बिल्कुल तुरंत की तुरंत और अगले दिन उसने $300 के पुराने जमाने के नोट निकलवा लिए। मतलब उसके पास $300 थे। अब अगर आपको पुराने जमाने की करेंसी चाहिए, अगर आप $300 दोगे तो मान लो बदले में आपको क्या मिलेगा? यहां पे इसे बदले में $200 से भी कम मिले पुराने जमाने के, क्योंकि आपका पैसा तो लगेगा ना। मतलब तुम अगर सामने वाले को बोल रहे हो कि यार ये ले 100 रुपए, मुझे पुराने जमाने की करेंसी दे दे, तो वो तुम्हें पुराने जमाने के 50 रुपए ही देगा। वो तुम्हें पुराने जमाने के 50 रुपए ही देगा, क्योंकि अरे खुद तो कमाई करेगा ना, कुछ इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है ना। तो उसने ले लिया जो $200 से भी कम मिला उसको। तो उसने सोचा चल कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, पुराने जमाने में इतनी महंगाई भी कहां होती है। बट ही नेवर फाउंड द थर्ड लेवल अगेन। पर उसको वो थर्ड लेवल वापस कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिल पाया उसको। उसने फिर बहुत ढूंढा। पर अब क्या हुआ? क्या उसने वहां पर उम्मीद छोड़ दी? उसकी बीवी बड़ी परेशान हो गई कि यार ये तो मतलब ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है यार इसको। बहुत समझाती है उसको, यार छोड़ दे यार, ये सब ऐसे क्यों कर रहा है, तो क्यों ढूंढ रहा है यार। Lisa got worried and persuaded Charlie to stop his search and after a while he stopped. लीजा को बहुत टेंशन हो गई यार। लीजा भी लाइक यार प्लीज यार मत ढूंढ ऐसे यार, छोड़ दे, टेंशन हो गई लीसा को। और बट नाउ दे बोथ स्टार्टेड देयर सर्च अगेन। पर अब पता है क्या हुआ? अब लीसा भी उसके साथ थर्ड लेवल ढूंढ रही है। ऐसा क्यों? They got proof that third level exists. क्योंकि अब उन्हें प्रूफ मिल गया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। His friend Sam Weiner disappeared. उनका जो दोस्त था ना सैम वाइनर, वो गायब हो चुका है, कई दिनों से दिख नहीं रहा है। एंड द नैरेटर चार्ली शॉ दैट सैम इज इन गेल्सबर्ग इन द ईयर 1894। और चार्ली को ये पक्का यकीन है कि मेरा दोस्त गेल्सबर्ग में बैठा है 1894 में। अब ऐसा क्यों? देखो, चार्ली सारी बातें किसको बताता था? सैम को बताता था। वो गेल्सबर्ग की सारी अच्छी अच्छी बातें सैम को बताता था। अब सैम 2-3 दिन से गायब है, ठीक है। तो अब चार्ली को कैसे लगा कि वो वहां पर ही है? प्रूफ मिला, क्योंकि फर्स्ट डे कवर का जो कलेक्शन है ना, उसका स्टैम्प कलेक्शन का जो पूरा वो है, उसके अंदर उसको सैम का लेटर मिला जो तब का लिखा हुआ है 1894 का। और वन नाइट लुकिंग एट हिज स्टैम्प कलेक्शन, एक रात वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। चार्ली फाउंड अ स्ट्रेंज फर्स्ट डे कवर। तो उसे वहां पर एक फर्स्ट डे कवर मिला जो पहले उसके कलेक्शन में नहीं था। Someone had mailed to his grandfather, जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे मेल किया था इन गेल्सबर्ग में, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और जुलाई 1894 से वो वहां है।
द स्टैंप वॉज अ 6 सेंट, 6 सेंट का स्टैंप लगा हुआ है, डल ब्राउन कलर का, प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो है उस पे, तो पुराने जमाने का ही हुआ। कहने का मतलब कि उसने वहीं से लिखा है। द एनवेलप हैड अ लेटर फॉर चार्ली रिटन बाय सैम, उसके अंदर चार्ली का लेटर है, सैम का लेटर है चार्ली के लिए। अब फर्स्ट डे कवर में तो कभी लेटर होते ही नहीं, वो तो खाली पेज भेजा करते थे, है ना। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि यहां पर चार्ली कर क्या रहा है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सैम वहां बैठ के लेटर लिख रहा है। आज तक ये स्टैम्प कलेक्शन में उसने ये वाला देखा ही नहीं कभी भी, कैसे पॉसिबल है ना। स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है तो आज से पहले उसने कभी वो वाला लेटर देखा ही नहीं कि वो वहां पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आज एकदम से कैसे दिख गया उसको, अभी मैं बताऊंगी। इन दैट लेटर सैम कंफर्म्स दैट देयर इज अ थर्ड लेवल। उस लेटर के अंदर सैम बोलता है कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, ढूंढना बंद मत कर, तू सही कह रहा था। एंड ही इज प्रेजेंट इन गेल्सबर्ग, बोला मैं गेल्सबर्ग में बैठा हूं। He also asks Charlie and Lisa to keep, और वो बोलता है कि भाई तुम ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए, मजेदार है, इतना सुंदर है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ के घर इतने प्यारे हैं, यहाँ पर सब लोग गाने गा रहे हैं, बैठे हुए हैं अपने लॉन में। बोले मुझे लेमनेड के लिए पीने के लिए बुलाया हुआ है लोगों ने। बोले बहुत अच्छा है यहाँ पे, तू ढूंढता ढूंढता रुक मत। चार्ली फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। अब चार्ली कंफर्म करना चाहता था तो चार्ली गया दुकान पे और वहां जाके देखता है कि सैम ने पैसे बदली करवाए हुए हैं पुराने जमाने के, विच विल बी सफिशिएंट टू सेट अप अ हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और जो वहां पर ये ग्रेन का बिजनेस डालने के लिए बढ़िया है, इतने पैसे बहुत है। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का काम तो पुराने जमाने में चलेगा नहीं, तब तो ऐसा कोई प्रोफेशन था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सैम सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड प्रोफेशन, क्योंकि पुराना वाला धंधा तो कर नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि 1894 में इस तरीके का कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, यहां पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या सैम सच में चला गया 1894 में? नहीं। क्यों? अगर चार्ली जैसा इंसान, सबसे पहली बात, एक ऐसी चीज को सच मान सकता है कि वो थर्ड लेवल में गया और उसने ये चीजें देखी और फिर वो उसने उसके बदले में पैसे भी बदलवा लिए, जब वो इतने भयंकर सपने देखकर सच मान सकता है, तो क्या वो ये सपना नहीं देख सकता कि मुझे स्टैम्प कलेक्शन में एक लेटर मिला जो चार्ली का था और जो सैम का था, और उसने मुझे वापस से बुलाया? क्योंकि उसकी बीवी ने मना कर दिया। क्योंकि उसकी बीवी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि यार मत ढूंढो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अब देखो चार्ली क्या कर रहा है, सबको गेल्सबर्ग की बातें बता रहा है। सैम को बताता था, सैम को भी गेल्सबर्ग बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये सब लोग रह तो उसी दुनिया में रहे हैं ना। सबके दिल में प्रॉब्लम्स है, सबके दिमाग में परेशानियां है, सबके दिमाग में इनसिक्योरिटीज हैं, सब इस दुनिया से दूर भागना चाहते हैं। तो जैसे जैसे देख सकते हैं हम कि सैम भी उसी चीज से गुजर रहा है, हमें लगता है लीसा भी उसी चीज से गुजर रही है, और चार्ली तो है ही। तो चार्ली ये भी एक सपना ही देख रहा है कि मुझे सैम बुला रहा है गेल्सबर्ग और मुझे जाना चाहिए, मुझे फिर से उस सेंट्रल स्टेशन को ढूंढना चाहिए, राइट? तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या लगता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये तुम डिसाइड करो। और अब इस तरीके से द थर्ड लेवल चैप्टर यहां खत्म हो जाता है। खुद से चैप्टर रीड जरूर करना। ये हैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। पहला है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल क्या है और वो कहां सिचुएटेड है। साइकियाट्रिस्ट कौन था और वो थर्ड लेवल के बारे में क्या बताता है। व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। ग्रैंडफादर के बारे में चार्ली अपने दोस्त को क्या बताता है। हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में एंटर कैसे करता है। हाउ डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर्ड, What did Charlie find when entered to the third level? चार्ली वहां पर क्या देखता है जब वो थर्ड लेवल में एंटर करता है। Who was Sam Weiner? Sam Weiner कौन था? Where was he? Disappeared and why? वो कहाँ गायब हो गया था और क्यों? What was stamp collection? Stamp collection क्या था? How was it related to Charlie? और ये चार्ली से कैसे related था? Why did Sam bought old currency of $800? Sam जो है $800 की पुरानी करेंसी क्यों खरीदता है? What did he do with it? और वो उस करेंसी के साथ क्या करता है? What do you infer from Sam's letter to Charlie?
अब तुम सैम ने जो चार्ली को लेटर लिखा उससे क्या समझते हो? हाउ डिड चार्ली रीच टू थर्ड लेवल, ये लॉन्ग आंसर टाइप में है, ठीक है, 10वां 11वां लॉन्ग आंसर टाइप में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। प्लीज मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। आशा करती हूँ कि चैप्टर में मजा आया होगा, एंड इसी तरीके से आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।